हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि। आई एम निवेदिता राजे। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ पहले, बेसिक्स बहुत ज़रूरी हैं। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए बेसिक क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे बेसिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी सिर्फ क्लैट प्रिपरेशन का बेसिक नहीं है, वो पूरे इस कंट्री का ही बेसिक है। Right, so the concepts that we are discussing today in this episode do not just form the foundation of your CLAT preparation, they are in fact the foundation of the entire legal system of this country. We're talking about the Constitution of India. Now, what exactly is the Constitution? देश का संविधान क्या है ये? Is it a book? कोई किताब है, कोई document है? Just a bunch of articles, a syllabus to cram? What if I told you that it is like a mirror of not just the nation that you live in, but also the rights that you were born with? ये है कॉन्स्टिट्यूशन, अ फंडामेंटल विल ऑफ द पीपल। एक ऐसा कानून या फिर एक ऐसी किताब जो गवर्नमेंट को सिर्फ ये नहीं बताती कि तुम क्या कर सकते हो, वो ये भी बताती है कि तुम क्या नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री एंड द स्टेट। गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी? गवर्नमेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कैसे काम नहीं करेगी, लोगों का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होगा, लोगों के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इट इज नॉट जस्ट लॉ, it is basically life, liberty and structure. It is everything. It is the building block of the nation that we live in. That's how important it is. Adopt हुआ ये 26th, sorry, अडॉप्ट हुआ ये 26 नवंबर 1949 को। अडॉप्ट का मतलब, इसको बनाने के लिए पूरी पूरी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, बहुत सारे लोग थे, इस देश के सबसे बड़े बुद्धिजीवी इकट्ठे हुए देश के संविधान को बनाने के लिए। उन्होंने फैसला किया कि एक ऐसा संविधान बनाएंगे जो देश को पूरी तरह से केटर कर सके। द कंट्री इज वेरी डिफरेंट, हर प्रांत में अलग कल्चर है, हर जिले की अलग भाषा है, लोगों की अपनी सोच है, माहौल है, और अभी अभी इंडिपेंडेंस आई है, बहुत सारी परेशानियां हैं। ब्रिटिश दीमकों की तरह बहुत सारे मेनेसेस को और इविल्स को छोड़ गए हैं सोसाइटी में। जिम्मेदारी की मार है, किसानों का भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार नहीं, पर किसानों का एक्सप्लॉयटेशन है, जमींदारों का भ्रष्टाचार है, बहुत कुछ चल रहा है इस देश में, सबको कवर करना है, हर चीज को देखना है। प्लस ये देश कभी भी आजाद नहीं था, है ना। ब्रिटिश से पहले मुगल थे, मुगलों से पहले सुल्तान थे, सुल्तानों से पहले कोई और था, है ना। तो कभी ना कभी कोई ना कोई रहा ही जो बताता रहा कि देखो ऐसे करो वैसे करो। खुद क्या करना है इस चीज का फैसला कभी लेने का मौका ही नहीं आया। वी हैड पीपल टेलिंग अस व्हाट टू डू, वी नेवर रियली अंडरस्टूड इफ वी हैव टू डू समथिंग ऑन आवर ओन, वी नेवर हैड दैट अपॉर्चुनिटी, वो कभी थी नहीं अपॉर्चुनिटी। लेकिन अब हम एक ऐसा देश बनाएंगे जहाँ पे लोग स्वतंत्र होंगे अपने डिसीजंस को खुद लेने के लिए। We would give them freedom to decide what they want to do, what they don't want to do. We'd give them freedom to say something. हम उन्हें बोलने की आज़ादी देंगे, हम उन्हें सोचने की आज़ादी देंगे, हम उन्हें जीने की आज़ादी देंगे, हम उन्हें सब देंगे जो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति के पास होना चाहिए। और लग गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने काम में। 2 साल 11 महीने और मेरे ख्याल में 18 दिन, लगभग 3 साल मेहनत चलती रही लगातार। स्टेट और सेंटर दो तरह की सरकारें होंगी। एक सरकार होगी जो पूरे देश पे को गवर्न करेगी, और जो इंडिविजुअल स्टेट के ब्लॉक्स हैं उनमें अलग अलग रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स होंगी जो रीजनल तौर पे उसे गवर्न करेंगी। इनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, लोगों पे टैक्स किस तरह से लगेगा। अब हम इसी देश के हैं, ये हमारे ही लोग हैं, हम इन्हें लूट नहीं सकते, खसोट नहीं सकते, इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो टैक्स रिजीम का फेयर होना ज़रूरी है। देश गरीब है, ज़्यादातर किसान है, एक परेशान हुआ
बेचारा गरीब किसान, उससे क्या लगान लिया जाएगा? हर चीज को देखना है, समझना है, लोगों को राइट्स देने हैं, माइनॉरिटीज को एक्नॉलेज करना है। देश टूटा पड़ा है, बिखरा हुआ है, उसे कंसोलिडेट करना है। कोई पाकिस्तान जाना चाह रहा है, कुछ स्टेट्स पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाह रही हैं, इंडियन डोमिनियन में स्टेट्स को इंक्लूड करना है। बहुत कुछ था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को करना था, सब कुछ किया उन्होंने। हर चीज को करने के लिए, हर एक पार्ट को क्रिएट करने के लिए कमेटी फॉर्म की गई। झंडे की अलग कमेटी थी कि भाई देश का, एक स्वतंत्र देश का फ्लैग किस तरह का होगा, टैक्स रिजीम किस तरह का होगा, सेंटर के पास कितनी पावर होगी, स्टेट के पास कितनी पावर होगी, लोगों के पास क्या राइट्स होंगे, माइनॉरिटीज के पास क्या राइट्स होंगे, ठीक है, ट्राइबल जो एरियाज हैं उनको किस तरह से गवर्न किया जाएगा। भाई वो ट्राइब्स जो है वो कभी मेन स्ट्रीम में नहीं आना चाहती, उनके लिए जंगल इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीजें, हर जब बहुत सारे की सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया गया और उस कंसिडरेशन के बेसिस पे कमिटीज बनाई गई। ये कमिटीज जो है रिसर्च के साथ बाकी देशों में क्या चल रहा है, इंडिपेंडेंट देश जो हो चुके हैं बहुत सालों से इंडिपेंडेंट है, जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी गवर्नमेंट है, वो किस तरह से इन सब चीजों में काम करते हैं, सबको रेफर किया गया। अपने देश के लोगों को रेफर किया गया, अपने देश के माहौल को रेफर किया गया, और फिर हर किसी कमेटी ने रिपोर्ट बनाई। इन रिपोर्ट्स को बार बार अमेंड किया जाता था, बार बार रेक्टिफाई किया जाता था, चेंज किया जाता था, डिस्कशंस होते थे, डिबेट्स होते थे। फाइनली सारी की सारी रिपोर्ट्स को ड्राफ्टिंग कमेटी को दे दिया जाता था। अगर उस रिपोर्ट में किसी तरह के कोई चेंज की जरूरत नहीं होती थी तो उसे फाइनल ड्राफ्ट के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लिया जाता था। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट धीरे 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 रेडी होता रहा। एक ड्राफ्ट बनकर आया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे ही मेंबर्स को एक्सेप्टेबल था, और 26 नवंबर 1949 के दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर्स ने उस ड्राफ्ट को साइन किया। बाहर धीरे धीरे बारिश होने लगी, जैसे नेचर भी कह रही है आपको आपकी स्वतंत्रता मुबारक। 26 जनवरी 1950 को उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमें दे दिया गया कि लो ये तुम्हारा संविधान। हमें क्यों दे दिया गया? क्योंकि वो संविधान हमारा था, क्योंकि वो हमारे लिए बनाया गया था। शुरुआत ही कॉन्स्टिट्यूशन की हमसे होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो संविधान सरकार को कोई हक नहीं देता, किसी एमपी एमएलए को कोई पावर नहीं देता, पोजीशन नहीं देता, गद्दी नहीं देता, नहीं। वो लोगों के लिए बनाया गया एक डॉक्यूमेंट है। देश कैसे चलेगा? वो लोगों से चलेगा, लोगों के लिए चलेगा, लोगों से चलेगा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज दैट ओनली, by the people, of the people, for the people. That is what democracy is, isn't it? So the poetic, powerful promise right in the beginning of the constitution, we the people of India, it's not just a phrase, ये बस एक जुमला नहीं है, it's a proclamation कि constitution आपसे शुरू होता है, it begins with you, not the courts, not the parliament, not the government, not an MP, not an MLA, no, it begins with you, you are the supreme power of this nation. constitution अपनी सारी पावर आपसे डिराइव करता है, आप हैं, इसीलिए वो पूरा संविधान है। ठीक है, और क्या प्रॉमिस करता है वो आपको? वो प्रॉमिस करता है आपको जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, नॉट एज अ फेक फिलोसॉफिकल पेपर थिंग, नो, एक रिटन सिग्निफिकेंट गारंटी कि इस देश में आपको न्याय मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, फ्रेटर्निटी मिलेगी। अब बावजूद इसके, चलो ठीक है, लेकिन इन शब्दों का मतलब है क्या? व्हाट डू दीज वर्ड इवन मीन? जस्टिस है मेरे पास, मुझे जस्टिस दी जाएगी, मुझे इक्वली ट्रीट किया जाएगा, फ्रेटर्निटी हो, लिबर्टी, व्हाट डू दीज वर्ड्स इवन मीन? प्रियम्बल अपने आप में बहुत ही पोएटिक और बहुत ही ग्रैंड नजर आता है, मैजेस्टिक इवन, राइट, मजा आ जाता है देख के कि अरे बहुत पावरफुल है। मतलब वी एज अ एक नॉर्मल सिविलियन कि उसमें भी हम बहुत स्ट्रांग महसूस करते हैं। इनफैक्ट हमें हमारा प्रतिनिधि, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके पास कितनी पावर होती है? वो पावर हम ही से होती है, हम ही ने तो दी उसे पावर। भाई वो कैसे बन जाता नेता, हम ना बनाते? तो पावर देने वाले हम है, लेकिन सोचो हमने उसे कितनी पावर दे दी, देश को चला रहा है वो, कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं। ठीक है, तो क्या मतलब है इन वर्ड्स का? क्या ये वर्ड होल्ड करते हैं? अगर
धर्म की वजह से किसी बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन ना दिया जाए तो, अगर तुम्हें कुछ बोलने की वजह से जेल में डाल दिया जाए तो, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी की वजह से तुम्हें नौकरी देने से मना कर दिया जाए, घर किराए पे देने से मना कर दिया जाए, तो क्या मायने रह जाता है इन शब्दों के? क्या होता है उस सूरत में? तब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे सेक्रेड पार्ट, फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में कुछ राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया। इंडिपेंडेंस का मतलब आजादी नहीं होता, मतलब आजादी होता है लिटरली, लेकिन इंडिपेंडेंस का मतलब आजादी सिर्फ एक फॉरेन रूलिंग पावर से नहीं है। इंडिपेंडेंस का मतलब पूरी तरह से आजादी, हर लिहाज से आजादी। इन एवरी मैनर यू आर इंडिपेंडेंट। You are independent to speak. You are independent to think. You are independent to do whatever it is that you want. You are independent to go wherever you want. You are independent to work. नौकरी करनी है करो, नहीं करनी मत करो, बोलना है बोलो, नहीं बोलना मत बोलो, धर्म में मानना चाहते हो मानो, नहीं मानना चाहते मत करो, मत मानो, वोट देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते मत दो। ये है इंडिपेंडेंस, जब आपको अपनी जिंदगी पे पूरा अधिकार दिया जाता है। उस जिंदगी को आपको किस तरह से जीना है, उस जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है आपकी लाइफ वर्थ लिविंग कैसे बनेगी, उसे वर्थ लिविंग बनाने के लिए, अपने ह्यूमन एग्जिस्टेंस को डिग्निफाइड रखने के लिए, अपने आप को एक इवॉल्व्ड बीइंग महसूस करने के लिए कि आप जानवरों से अलग है, इंडिपेंडेंट देश में आपको क्या क्या करना है, वो सब कुछ ये पार्ट एम्बॉडी करता है। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत प्रियम्बल से होती है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन भारत इंडियन टेरिटरी पे आ जाता है, उसके बाद सिटीजनशिप की बात होती है और फिर फंडामेंटल राइट्स शुरू हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स, लाइक आई सेड, आर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं और 35 तक जाते हैं। हमारे क्लैट के सिलेबस के लिए 12 से 32 तक आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि एज अ लॉ एस्पायरेंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस नंबर के आर्टिकल में क्या है। मैं कभी नहीं एडवाइस करती कि आप सेक्शन का नंबर रटिए, कौन सा सेक्शन क्या है ये सब, लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स को याद जरूर करें, क्योंकि कन्वेंशनल इंफॉर्मेशन या एक बेसिक जनरल नॉलेज भी कंसर्शियम पूछ ले, इसका हिंट पहले ही आ चुका है। तो आपके पास एक स्टैटिक जीके की नॉलेज होनी चाहिए, और जब स्टैटिक जीके की बात आती है वो भी एक लॉ कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल 12 में क्या है, आर्टिकल 13 में क्या है, बाई नंबर आपको पता होना चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं। अब ये फंडामेंटल राइट्स में जो आपके पास जो राइट, सॉरी पार्ट 3 में जो आपके पास राइट्स हैं फंडामेंटल, ये नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब स्टेट को आपको इन्हें गारंटी करना ही पड़ेगा। स्टेट के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं और कुछ सिचुएशन में अगर आप नहीं भी हैं इस देश के नागरिक, तो भी आपके पास कुछ फंडामेंटल इंडिपेंडेंसेस हैं, सिविल लिबर्टीज हैं, जिनको आप बीइंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंजॉय करेंगे। शुरुआत होती है आर्टिकल 12 से, जो बताता है कि भाई इन राइट्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किस पे है। इन सिंपल वर्ड्स, आपके स्कूल की फीस कौन भरेगा? तो अगर आपकी स्कूल की फी नहीं भरी गई तो शिकायत किससे की जाएगी? समझ में आया? आपके स्कूल की फी टाइम से भरती रहे, ये जिम्मेदारी किसकी होगी, और अगर फी नहीं भरी गई तो शिकायत किससे की जाएगी? ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 12 बताता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स आपको मिलें, आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो, आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उन्हें सस्टेन किया जाए, उन्हें वायलेट ना किया जाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है। तो अगर स्टेट वायलेट करती है तभी आप शिकायत भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम स्टेट क्या है? वेल, स्टेट जनरली इन ब्रॉड पर्सपेक्टिव इज द गवर्नमेंट, एंड एवरी
individual associated with the government and working in a government capacity। हालांकि ये जो गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है ये मैंने आपको बहुत छोटी सी समझा दी, इसका जो एप्लीकेशन है वो अब बहुत वाइड हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 में बहुत क्लियर नहीं था, ठीक है। गवर्नमेंट को एक्सप्रेसली कुछ पार्ट्स में इंक्लूड किया जाता है, जैसे लेजिस्लेचर, संसद, संसद में बैठने वाला हर व्यक्ति स्टेट है, क्योंकि वो भाई देश के लिए एक्ट कर रहे हैं, एमपीज जो होते हैं ना, तो अगर वो उसी कैपेसिटी में एक्ट करते हैं, व्हेन दे फंक्शन एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दे वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट। लेकिन इंडिविजुअल जो है वो स्टेट नहीं होता। मतलब अगर एक इंडिविजुअल ने आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया, सिंपल शब्दों में लेट्स से कि आप अपनी बात को रख रहे हैं, पब्लिकली खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी भी चीज के अगेंस्ट, एक पुलिस वाला आपको मारता हुआ जेल में बंद कर देता है, आपके पास अभिव्यक्ति का अधिकार है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दिस इज अ राइट दैट यू हैव, इट इज अ फंडामेंटल राइट। you have a right what you have a right to say anything, to express anything, of course with balance and restrictions, unreasonable और absolute नहीं है ये राइट, ठीक है। तो अगर एक पुलिस वाला आपको पकड़ के ले जाता है और जेल में बंद कर देता है तो कहीं ना कहीं आपका ये राइट वायलेट हो गया, तो क्या आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पुलिस वाला एक सरकारी अधिकारी है, वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में आपको लेकर गया है, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि सरकार ही आपको ले गई है, आपको आपके राइट को वायलेट कर, आपको अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करने दे रही है, आपको जेल में बंद कर दिया, आपको बोलने से रोक दिया, आपके राइट को वायलेट कर दिया। ये केस आप कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल आ जाता है जो अंधभक्त है उस व्यक्ति का जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं, और वो आपको मारने पीटने लगता है, आपके मुंह पे पट्टी बांध देता है और आपको बांध के कोने में डाल देता है, अब क्या आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ? हुआ तो सही, लेकिन आप शिकायत दूसरे तरह से करेंगे, आप सिविल लॉ के माध्यम से जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से नहीं जाएंगे। दिस इज ऑल्सो अ वायलेशन इन विच यू वुड बी गिवन अ रेमेडी, बट द वायलेशन विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ फंडामेंटल राइट वायलेशन, क्योंकि आपका राइट वायलेट ना हो ये जिम्मेदारी उस प्राइवेट इंडिविजुअल की नहीं थी, है ना, ठीक है। तो 12 में कौन है जो फंडामेंटल राइट को मेक श्योर करे कि वायलेट ना हो, उसकी डेफिनेशन दे रखी है। फंडामेंटल राइट का स्कोप क्या है? अगर कोई लॉ ऐसा आता है जो फंडामेंटल राइट से टकरा जाता है या उनके खिलाफ चला जाता है तो उसकी क्या पोजीशन रहेगी? भाई लॉज तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी थे, अगर वो ही फंडामेंटल राइट को वायलेट करें तो उनकी क्या सिचुएशन रहेगी? कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद जो लॉज आए हैं अगर वो टकरा जाए तो क्या सिचुएशन रहेगी? इस चीज की क्लैरिटी आर्टिकल 13 में दे रखी है। उसके बाद फिर शुरू होता है आर्टिकल 14 से 18 जो इक्वालिटी के कंसेप्ट को इनकॉर्पोरेट करता है। बराबरी का अधिकार, क्या मतलब है इस अधिकार का? सोचो तुम 17 साल के हो और तुम्हारा भाई है 5 साल का। अब तुम्हारे माँ बाप कहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों में पक्षपात नहीं करते, हम अपने बच्चों को बराबरी से बिल्कुल प्यार करते हैं। 5 साल के बच्चे की जितना ही खाना तुम्हें दे दिया जाता है। ठीक है, जितना वो उसे दिया गया है उतना ही तुम्हें दिया जाता है। तुम कहते हो इस खाने से मेरा पेट कैसे भरेगा? कि बेटा देखो छोटे भाई को बुरा लगेगा, है ना, और हम तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, कोई पक्षपात नहीं करते, जितना तुम्हें प्यार करते हैं उतना ही उसे प्यार करते हैं, जितना उसे करते हैं उतना तुम्हें ही करते हैं, तो जितना उसे मिलेगा उतना ही तुम्हें मिलेगा। अब तुम 17 साल के और वो 5 साल का है, तुम्हारी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तुम्हारी बॉडी का डेवलपमेंट अलग है, हर चीज अलग है, तो जो उसे दिया जा रहा है वही तुम्हें दे दिया जाए, तो क्या ये फेयर है? क्या ये बराबरी है? ये कैसी बराबरी है? ये कैसी बराबरी है भाई? अगर कोई और होता तुम्हारी एज का, जैसे बेटी है ना, तुम बेटे हो और बेटी है, 17 साल की बेटी है, 17 साल का बेटा है, घर में आम आते हैं, बेटे को ज्यादा दिए जाते हैं, बेटी को कम। अब ये है डिस्क्रिमिनेशन। मेरी बात समझ आई? छोटे बच्चे को कम दिए गए क्योंकि वो कम खा पाएगा, बड़े को ज्यादा दे दिए गए क्योंकि उसकी खुराक ज्यादा है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाता और ना ही ये इक्वलिटी को वायलेट करना है। तो इस पूरा जो सेगमेंट है 14 से लेकर 18 तक, वो आंखें बंद करके बराबरी करना नहीं सिखाता या आंखें बंद करके बराबरी करने का इंस्ट्रक्शन नहीं देता। ये समझाता है कि बराबरी कैसी होगी इस देश में, बराबरी वालों के बीच बराबरी होगी ना,
भाई आप सोचें कि एक 5 साल की उम्र के बच्चे से आपको कंपेयर करना शुरू कर दिया जाए, तो क्या ये इक्वालिटी है? नहीं, इक्वालिटी नहीं है। दिस इज नॉट इक्वालिटी। ट्रीटिंग यू लाइक अ 5-year-old और ट्रीटिंग अ 5-year-old लाइक यू, ट्राइंग टू टीच हिम द सेम थिंग्स। अब मैं एक 5 साल के बच्चे को क्लैट की तैयारी करवाने लगूँ, तो क्या ये सही होगा? क्या वो समझ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं आपको 5 साल के बच्चे का सिलेबस पढ़ाने लगूँ क्लैट की तैयारी के नाम पे, क्या ये सही होगा कि नहीं जी मैं तो सब बच्चों को एक सा ही पढ़ाती हूँ, चाहे किसी भी उम्र का हो? ऐसा नहीं होता। बराबरी वालों के साथ बराबरी, लेकिन जिनकी बराबरी उनके साथ नहीं हो सकती, उनको अलग ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल से समझो। एक ये व्यक्ति है, ठीक है, एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है। यहाँ पे मेला लग रहा है, ठीक है, थोड़ा ऊंचा बना दिया मैंने। यहाँ पे मेला लग रहा है, दीवार के पार सर्कस लगा हुआ है। ओके, अब ये लड़का जो है ए बी सी, अब ये ए जो है वो आसानी से सर्कस देख सकता है क्योंकि उसकी हाइट उतनी है। He can very easily look across the wall because he has that height, right? ये नहीं देख सकता, लेकिन अगर ये थोड़ा ऊंचाई मतलब ऊंचा होने की शुरू करे, if he tries to stand on his toes, he can watch very easily. अगर अपने टोज पे खड़ा होके देखे तो देख लेगा, थोड़ा सा मदद लेके बड़ी आसानी से देख लेगा। ये बिल्कुल ही छोटा है, अब भाई ये कैसे देखेगा? दीवार आपने बना दी कि देखो हम तो सबको बराबरी से ट्रीट करते हैं, अब सर्कस जो है वो एक ही दीवार है, वो सबके लिए समान है। अब वो दीवार जिसके हाइट के लेवल पे वो तो देख लेगा, सर्कस को एंजॉय कर लेगा। व्हाट अबाउट द पीपल हु आर शॉर्ट हाइटेड, उनका क्या होगा? तो ये दीवार को बना देना, क्या ये बराबरी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बराबरी नहीं है। अब तुम क्या करोगे? पेडिस्टल लगा दो और यहां पे इसे सी को खड़ा कर दो, ठीक है, एक और पेडिस्टल लगा दो, यहां पे बी को खड़ा कर दो। अब हो गए तीनों बराबर, अब हो गए ना तीनों बराबर। अब इन तीनों को इक्वली ट्रीट किया जा सकता है बिकॉज दे आर द सेम पेडिस्टल। ये है इक्वलिटी, और इसी को रिजर्वेशन भी कहते हैं। ज्यादातर बच्चे इक्वलिटी सुनते ही रिजर्वेशन के बारे में सोचने लगते हैं कि अगर इक्वलिटी है इस देश में तो रिजर्वेशन क्यों है इस देश में? तो रिजर्वेशन इक्वलिटी क्रिएट करने के लिए ही है। ठीक है, द इंटायर एजेंडा ऑफ रिजर्वेशन इज टू मेक श्योर दैट द सोसाइटी बिकम्स इक्वल। है ना? सोचो तो एक कितने लंबे जमाने तक किसी एक सोसाइटी के इतने बड़े चंक से कह दिया कि नहीं तुम एक्सेप्टेबल नहीं हो। क्यों? क्यों नहीं एक्सेप्टेबल? क्योंकि तुम्हारी कास्ट अलग है, क्योंकि तुम्हारा रिलीजन अलग है, क्योंकि तुम्हारा रंग अलग है। तुम गांव से बाहर रहो, तुम्हें हम छुएंगे नहीं, तुम्हें हम स्कूलों में नहीं पढ़ने देंगे, अपने मंदिरों में नहीं आने देंगे, तुम्हें हम कुछ नहीं करने देंगे। लेकिन पेट तो पालना ही है, घर तो चलाना ही है, खाना तो खाना ही है, कपड़े पहनने ही है, कुछ तो करेंगे। स्कूलों में आने नहीं देंगे, पढ़ने नहीं दिया, मंदिरों में जाने नहीं देंगे, शहरों में नहीं आने देंगे, नौकरी नहीं देंगे, आगे नहीं बढ़ पाए। ईयर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ईयर्स एंड ईयर्स, सेंचुरीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। समाज का एक इतना बड़ा हिस्सा पीछे जाता गया, जाता गया, जाता गया। ना उन्हें अवेयरनेस मिली, सोसाइटी आगे बढ़ती गई भाई, ट्रेन आ गए, पोस्ट ऑफिस आ गए, एजुकेशन आ गई, इंग्लिश आ गई, पता नहीं क्या क्या आ गया, लेकिन ये बेचारे पीछे ही रह गए क्योंकि इन्हें मेजॉरिटी ने आगे नहीं आने दिया। तो सो कॉल्ड हाई सोसाइटी, अपर क्लासेस, उन्होंने कहा नहीं नहीं, सारे बेनिफिट्स वो अपने लिए रखना चाहते थे, रिसोर्सेज को खुद यूज करना चाहते थे, अपने आप चाहिए, अपने को बड़ा दिखाऊंगा कि जब तक किसी दूसरे को नीचा नहीं कर देता तब तक मैं खुद ऊंचा कैसे हुआ। तो ये इगोटिस्टिकल जो कुछ लोगों का रहा होगा, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया। अब इस डिस्क्रिमिनेशन की एक्चुअल वजह कहाँ थी, क्या थी, ये कास्टिसिज्म क्रिएट कैसे हो गया, और ये एसटीज क्या है, एससीज क्या है, ये तो मैं आपको फुल फ्लेजेड क्लास में बताती हूँ। बट दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड, है ना? यही तो था भाई, सेंचुरी से, सदियों से तुमने किसी को दबा दिया, बिल्कुल उसे
शिक्षा से दूर कर दिया, अवेयरनेस से दूर कर दिया, डेवलपमेंट से दूर कर दिया, देश इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन ये लोग तो पीछे रह गए। ठीक है, अब तुम इन्हें शिक्षा देना चाहते हो, लेकिन शिक्षा के लिए पैसा देना पड़ता है। आगे पहुंचाना चाहते हो, कॉलेजेस वगैरह में दाखिला दिलवाना, चलो आप कॉलेज में पढ़ो, लेकिन कॉलेज में पहुंचने के लिए एग्जाम है, नौकरी पाने के लिए एग्जाम है, एग्जाम देने के लिए सर्टेन एप्टीट्यूड चाहिए, सर्टेन नॉलेज चाहिए। अब एक बच्चा अमीर, भाई वो सारा का सारा वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, कोचिंग से गाइडेंस लेके, खूब सारा हेल्प लेके आराम से कंफर्टेबल सिचुएशन में पढ़ रहा है। वहीं एक बेचारा है, बच्चा है जिसके फादर वॉचमैन है, उसके पास पैसे का अभाव है, उसके पास पीस का अभाव है, उसके पास कंफर्ट का अभाव है, हर चीज़ की उसके पास डेफिशिएंसी है, कंफर्ट नहीं है, पीस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है ना, उसे खुद भी काम करना पड़ रहा है ताकि घर चल सके। अब वो उतने आराम से फोकस कर लेगा पढ़ाई पे जितना तुम कर रहे हो? उसका लेवल ऑफ प्रिपरेशन तुम जितना हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर उसे सेम मार्क्स के बॉन्डेज में कैसे बांध दिया जाए? उससे उसी सेम मेरिट की कैसे एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है? जब लेवल ऑफ प्रिपरेशन ही सेम नहीं, बैकग्राउंड ही सेम नहीं, कोई भी चीज सेम नहीं, तो उसी प्रिपरेशन में वो अपनी मयार के अकॉर्डिंग वो जितना भी प्रिपेयर कर पाया, वो तुम जितनी मेरिट तो नहीं ला पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो रिसोर्सेज भी ज्यादा थी, कंफर्ट भी ज्यादा था। तो इस बच्चे को तुमसे कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसे सेम लाइंस पे इवेलुएट नहीं किया जा सकता, इससे सेम मेरिट एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, इसीलिए इसके लिए मेरिट अलग है। और यह है इक्वालिटी। इक्वालिटी इन आवर कंट्री कंसिस्ट्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। फर्स्ट टू मेक देम इक्वल, पहले बराबरी पे लाओ तो सही। एक इतनी ऊंचाई पर है, एक बिल्कुल ही पाताल में है, उनको तुम कहते हो कि नहीं अब सब 15% लैक टैक्स भरेंगे। आप पूरे देश में 15% टैक्स लगा देते हैं कि आपकी जितनी भी तनख्वाह है 15% टैक्स आप भरेंगे। ठीक है, एक आदमी कमा रहा है 100 रुपए, 15% खींच लिए तुमने, क्या बच गया उसके पास? एक आदमी कमा रहा है एक महीने का 1,00,000 रुपया, या फिर एक महीने का 10 करोड़ रुपया, उस पे 15%, भाई कितना तुमने तो कुछ धागे से ले लिया उससे, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा? है ना? तो भाई आप टैक्स को इनकम के हिसाब से लगाएंगे। हर व्यक्ति की अलग, अगर तनख्वाह अलग है तो वो अलग अलग टैक्स भी तो भरेगा। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, वेरियस फसेट्स। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इक्वालिटी के अलग अलग फसेट्स हैं। आर्टिकल 14 में एक जनरल आइडिया है इक्वालिटी का, जो मैंने आपको समझाया। अ जेनेरिक equality, the kind of equality that is being practiced in India, right, which is based on reason, which is based on affirmative action, intelligible differentiation, reasonable classification. Then there is Article 15, which prohibits discrimination on certain grounds, religion, race, caste, sex, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। स्टेट क्या, इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता। आपके पास एक दुकान है, आप कहते हो नहीं मैं इस कास्ट के लोगों को सामान नहीं बेचता, मैं इस रिलीजन के लोगों को सामान नहीं बेचता। घर में आपके या फिर गांव में कुआं है, आप कहते हो कि नहीं इस कास्ट के लोग इस कुएं से पानी नहीं भर सकते, ये अलाउ नहीं करते। ठीक है, 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अगर सरकार ने किसी गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसीज रिलीज की हैं तो वो वैकेंसी सबके लिए ओपन है। जो भी उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, जेंडर, सेक्स, रिलीजन, रेस। ठीक है, उसमें थोड़े ज़्यादा ग्राउंड्स हैं। उसके बाद फिर 17 आता है जो कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर देता है, कि भाई किसी भी तरह से अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। 18 जो है वो टाइटल्स को अबॉलिश कर देता है। ब्रिटिश के टाइम पे टाइटल्स दिए जाते थे, नाइटहुड दिया जाता था, सर, लॉर्ड, लेडी, है ना, ये सब, क्योंकि भाई ये कहीं ना कहीं एक डिस्पैरिटी क्रिएट करते हैं। लोगों को जिनके पास टाइटल्स होते हैं उन्हें सोसाइटी में बेहतर दर्जा मिलता है, वो सुपीरियर हो जाते हैं इस टाइटल की वजह से। कोई सुपीरियर नहीं है, कोई ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 18 इस चीज को क्लियर करता है। उसके बाद फिर फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आ जाता है। अब राइट टू फ्रीडम जनरली आर्टिकल 19 से 21 तक जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल 19 में बहुत तरह की फ्रीडम्स दे रखी हैं। एक्सप्रेशन और स्पीच की फ्रीडम है, असेंबली की फ्रीडम है, मूवमेंट की फ्रीडम है, रेजिडेंस की फ्रीडम है, एसोसिएशंस की फ्रीडम है, वर्क की फ्रीडम है,
आप कहीं असेंबल होना चाहे तो हो सकते हैं, कोई एसोसिएशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कहीं मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं, कहीं रहना चाहें तो रह सकते हैं, किसी भी तरह की नौकरी कर सकते हैं, कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, स्पीच, राइट। राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था इसमें, लेकिन 76 में हटा दिया गया उस राइट को। प्रॉपर्टी यूज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट, इट इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट, द डिटेल्स ऑफ विच वील स्टडी इन एक्चुअल क्लासेस। दिस इज व्हाट आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट। आर्टिकल 20 जो है वो अरेस्ट या फिर क्रिमिनल प्रोसेस में किसी कुछ राइट्स गारंटी करता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल ट्रायल से गुजर रहा है या किसी क्रिमिनल ट्रायल से गुजरने वाला है या गुजर चुका है, तो उस सिचुएशन में उसके कौन से राइट्स को मेक श्योर इंश्योर करना है, वो आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 21 जो है वो लाइफ एंड लिबर्टी की फ्रीडम इंश्योर करता है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, बल्कि 22 का, ठीक है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट राइट है। मतलब आपकी लाइफ को डिग्निफाई बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आपको हर चीज गारंटी कर देता है उस राइट के माध्यम से। मतलब वॉट एवर इट इज दैट यू नीड इन ऑर्डर टू मेक योर लाइफ अ मीनिंगफुल लाइफ, अ डिग्निफाइड लाइफ, यू हैव इट, एंड आर्टिकल 21 मेक्स श्योर यू हैव इट, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी बच्चे को जो लॉ पढ़ने जा रहा है और अगले 5 साल अपनी जिंदगी की लॉ पढ़ेगा, उसे आर्टिकल 21 की पूरी फिलॉसफी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट सर्टेन राइट्स दैट आर अफोर्डेड टू पीपल हु आर बीइंग अरेस्टेड, ठीक है। वो व्यक्ति जो अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट के दौरान उसको क्या क्या राइट्स दिए जाएंगे, ये आर्टिकल 22 बताता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जैसे कि मैंने बताया कि भाई इंडिपेंडेंस का मतलब है पूरी तरह से इंडिपेंडेंस, यू आर फ्री इन ऑल सेंसेस एंड मीनिंग। आप हर सेंस और हर मीनिंग से फ्री हैं, मतलब आपके पास आप पूरी तरह से अधिकार है अपने ऊपर। तो आपके शरीर को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, आपके जीवन को कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, आपको किसी भी तरह से कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। ये इंश्योर करता है आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स एक्सप्लॉइटेशन इन जनरल, जैसे ट्रैफिकिंग को रोक देता है, या फिर प्रॉपर पेमेंट के बिना लोगों से काम किया जाता है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, हर जगह होता है इस तरह से, है ना। तो किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते, किसी को बिना पैसे के काम पे नहीं रख सकते, किसी किसी व्यक्ति को गुलाम की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। 24 ensures that a child is not exploited, है ना। उनकी प्रोटेक्शन, उनके चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है ये आर्टिकल। उसके बाद आती है फ्रीडम, राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप इस देश में, ये देश ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, ना सिख है, ईसाई है, इस सॉरी ना क्रिश्चियन है ना सिख है। तो इस देश का अपना कोई रिलीजन नहीं है, द कंट्री हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। लेकिन देश में रहने वाले नागरिकों को किसी भी धर्म को फॉलो करने की आज़ादी है। They are free to follow any religion of their choice. If they don't want to follow a religion, that is also their choice. उस रिलीजन को फॉलो करने के दौरान उसे वो किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेस करते हैं, उसको वो प्रोपगेट कर सकते हैं, उसको प्रीच कर सकते हैं, उन सब की फ्रीडम उसके पास, उन लोगों के पास है। अगर उसको फैसिलिटेट करने के लिए वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, कोई टेम्पल खोलना चाहते हैं, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, तो उसको लेकर अलग राइट है। उनके राइट के नाम पे उनका शोषण नहीं किया जा सकता, उनसे रिलीजन के नाम पे कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता, दैट इज ऑल्सो देयर राइट। तो बेसिकली द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि शुरू होती है आर्टिकल 25 से और जाती है आर्टिकल 28 तक, टॉक्स अबाउट वेरियस फैसेट्स ऑफ दिस राइट, कि भाई रिलीजन किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू हैव अ राइट, कंप्लीट राइट ओवर योर रिलीजियस प्रोफेशन। आप किस तरह से उसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रोफेस करना चाहते हैं, प्रोपगेट करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। आप रिलीजन मानना चाहते हैं, नहीं मानना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो योर फ्रीडम, बट एवरीथिंग हैज टू हैपन विद इन बैलेंस। रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे आपको कुछ भी करने की आज़ादी भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता, है ना, कि रिलीजन के नाम पे बलि दे दी व्यक्ति की,
कि भाई हर 16वीं अमावस्या वाले दिन 16 साल की लड़की की बलि दी जाएगी। तो ये सब नहीं रिलीजन मानता। रिलीजन के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। रिलीजन के नाम पे आप किसी सोसाइटी में केओस नहीं क्रिएट कर सकते, सोसाइटी में वो एक लॉलेसनेस नहीं ला सकते, किसी और व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये सब इंश्योर करता है। तो हमारा देश जो है वो सेक्युलर है। द कंट्री our country does not have its own religion. We are not a Hindu country or a Muslim country or any other country that has a particular religious affinity. Our country is secular. By secular we mean that people in our country are free to follow any religion of their choice, but if that religion starts interfering with the society, the law, the order, morality, then the state will interfere. It will stop you from doing it. ठीक है, तो हमारे देश में इस तरह का सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसी सेक्युलरिज्म के नाते बहुत सारे और राइट्स फिर फॉलो करते हैं। यू कैन ओपन एन इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, बट दैट कम्स विद सर्टेन यू नो एस्ट्रिक्स, कुछ उसके साथ आता है। देन किसी रिलीजियस टैक्स को गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकती। ओ तो वैसे बहुत सारे मैनी राइट। स्कूल्स खोल सकते हो आप, लेकिन स्कूल्स भी आप खोलेंगे तो विद इन रीजन खोलेंगे। क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, दैट इज गवर्न्ड बाय राइट टू रिलीजन। उसके बाद आते हैं माइनॉरिटी के राइट्स, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, जो बहुत जरूरी थी भाई। माइनॉरिटीज को कंसिडरेशन में लेना ही था सरकार, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। यू कुड नॉट हैव डन विदाउट देम। तो आर्टिकल 29 और 30 जो है वो कहीं ना कहीं क्या माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। आर्टिकल 29 protects the minorities which are minor because of a particular culture, because of their language, because of their culture, because of their script। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप है इंडिविजुअल्स का जिनका कल्चर अलग है, यूनिक है, जिनकी लैंग्वेज अलग है, यूनिक है, या जिनकी स्क्रिप्ट, लिपि, जिस तरह से वो लिखते हैं अपनी भाषा, वो अलग है, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। उनके कल्चर को, उनकी यूनिक लैंग्वेज को, उनकी यूनिक स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने के लिए उन्हें राइट्स देती है। आर्टिकल 30 रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करती है, उनको राइट्स देता है। ठीक है, ये दोनों बहुत एब्सोल्यूट, बहुत स्ट्रॉन्ग राइट्स है, लेकिन सिर्फ माइनॉरिटीज को दिए जाने वाले राइट्स है। तो पहले आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप माइनॉरिटी हो, है ना। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इज आर्टिकल 32। और ये है रिट। अब फंडामेंटल राइट्स तो हैं आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं। रिलीजन का राइट है, एक्सप्रेशन का राइट है, लेकिन अगर ये राइट वायलेट हो गया और इस राइट के वायलेशन की आप कहीं शिकायत ना कर सके तो क्या फायदा इनका। राइट विदाउट अ रेमेडी इज लाइक अ स्वॉर्ड विदाउट अ ब्लेड, है कि नहीं भाई। राइट है मेरे पास, लेकिन अगर राइट इन केस ऑफ वायलेशन देयर इज नो रेमेडी, तो क्या करूंगा मैं उन राइट्स का भाई। थाली है मेरे पास, थाली में खाना नहीं रखा तो क्या बजाऊं मैं उसे, क्या करूं मैं उस थाली का। इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। तो इन राइट्स को एनफोर्स कैसे किया जाएगा, अगर ये राइट्स वायलेट हो गए तो इनका एनफोर्समेंट कैसे होगा, आर्टिकल 32 से होगा। तो अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उसकी शिकायत सीधा मैं सुप्रीम कोर्ट में कर सकती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में कुछ टूल्स दिए हुए हैं, कुछ रिट्स दी हुई हैं, हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी, क्वो वारंटो, मैंडेमस, ये 5 रिट्स हैं जिनको टूल्स की तरह यूज करके सुप्रीम कोर्ट उस वायलेशन को करेक्ट कर सकता है। एंड दैट इज व्हाट आर्टिकल 32 इज। और ये हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। यू कैन नॉट डू योर प्रिपरेशन विदाउट हैविंग अ प्रॉपर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दीज राइट्स। इन डेप्थ से मेरा मतलब ये नहीं कि आप रिसर्च ही शुरू कर दें, कमेंट्रीज उठा लें, है ना, लेकिन आपको बेसिक आइडिया, जैसे मैंने आपको एक सरफेस पे बताया है कि राइट्स क्या क्या है, लेकिन इनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ठीक है, और ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर करें। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि यू हैव प्रॉपर नोट्स ऑन देम। ठीक है, बहुत सारे केस लॉज एसोसिएटेड हैं इनसे, दे हैव बीन अमेंडेड ऑल्सो मल्टीपल टाइम्स। तो क्या केस लॉज एसोसिएटेड है, ओनली द लैंडमार्क वंस दैट लेड टू देम गेटिंग अमेंडेड आर इम्पोर्टेंट बाय द वे। ठीक है, कुछ केस लॉज आए, मतलब कुछ केसेस हुए, कुछ इंस्टेंसेस हुए जिनकी वजह से ये राइट्स अमेंड कर दिए गए। ठीक है, तो वो केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो केसेस जिनसे सीधा फंडामेंटल राइट क्वेश्चन में था, जिसकी फंडामेंटल राइट
जिस केस की वजह से या तो उस राइट की सूरत बदल गई या फिर नई इंटरप्रिटेशन आ गई या उसे बिल्कुल नैरो कर दिया गया या उसे बहुत वाइड कर दिया गया या उसे चेंज ही कर दिया गया, वो केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो केसेस भी पढ़ने हैं। अगर वो चेंज कर दिए गए, अमेंड कर दिए गए, तो क्या अमेंडमेंट थे, क्यों किए गए, वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट अपने आप में थेरेटिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे कुछ एंसिलरी कंसेप्ट भी जुड़े हुए हैं, केसेस एंड अमेंडमेंट्स, जो पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, अब इससे मैं ये नहीं कह रही कि सीधा पैसेज आ सकता है, देखो आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक होलसम प्रिपरेशन के लिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, रीजन करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन तो बेयर मिनिमम है, ये आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, और अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, दृष्टि का पाठ है, फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, मैं तो सब पढ़ा ही दूंगी। राइट, तो आज के लिए इतना ही। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।